हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम बात करेंगे एक टॉपिक पर। मैंने अभी पीछे वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस करा था बिलियन चैप्टर के सांद्रता टॉपिक पर, कंसंट्रेशन वाले टॉपिक पर। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूँ आपको। सांद्रता का मतलब किसी बिलियन के कितने इकाई आयतन में विलय पदार्थ या सोल्यूट की कितनी मात्रा डिजोल्व हो रही है, वो उसकी सांद्रता को डिफाइन कर रही थी। ठीक है, हमने उसमें क्या पढ़ा था बच्चों? पहले सांद्रता प्रतिशत के पदों में पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पीपीएम पढ़ा था कि 10 लाखवें भाग में जितनी विलय की पदार्थ की मात्रा होगी वो उसका पीपीएम डिफाइन होगा। उसके बाद हमने क्या करा था? उसमें याद करा था, बताओ, नॉर्मलता के बारे में हमने डिस्कस करा था। अब हम उसकी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी चल रही है सांद्रता ही, टॉपिक हमारा सांद्रता ही है अभी। कंसंट्रेशन या सांद्रता बिलियन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट भाग हम पढ़ रहे थे। तो अब तक हमने इसकी कुछ सांद्रताएं पढ़ चुके थे बच्चों। अब उसके आगे की सांद्रता को हमें डिफाइन करना है। अब मैं ले रहा हूं यहां पे मोलरता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ दिस चैप्टर। इसे हम मोलरिटी कहते हैं, मोलरिटी या मोलरता। इससे पहले हमने पढ़ी थी नॉर्मलता, अब मोलरता पढ़ते हैं। मोलरता बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन मोलरता है। मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स आंतरिक प्रश्न इस पर आते हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, कैसे इसको याद रखेंगे? देखो, मोलरता के जैसे मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि नॉर्मलता के लिए हमें ग्राम तुल्यांक याद रखना, वैसे इसके लिए एक वर्ड याद रखो पहले यार। इसके लिए आता बच्चों ग्राम अणु। इसके लिए मतलब ग्राम अणु, या तो इंग्लिश में इसे ग्राम मॉलिक्यूल कह सकते हो, या इसके लिए आता है, इसे या करके लिख दे रहा हूं, इसे मोल भी कहते हैं भैया। ग्राम अणु या मोल, MOL, मोल मोल ही होता है। ग्राम अणु क्या होता है? ग्राम अपॉन अणु भार। सब कक्षा 11 से है ये चीजें, कोई नई चीज नहीं बता रहा। मोल या ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये चीजें हम इसमें यूज करेंगे। इसका सिंबल ग्राम का W, मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल है, तो इसका हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अब इसकी थोड़ा डेफिनेशन में आपको बोल दूं। डेफिनेशन क्या होती है मोलरता की? कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय पदार्थ की जितने मोल या जितने ग्राम अणु उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ठीक है, फिर दोबारा बता रहा हूं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय पदार्थ के जितने मोल उपस्थित होते हैं तो वो है क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ठीक है ना। इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, द मोल ऑफ सोल्यूट इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर इज नॉन एज मोलरिटी। ठीक है, ये चीजें हमारे पास आ गई। अब इसके आगे चलते हैं, इसे हटा दे रहा हूं मैं। इसका फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा बच्चों। अगर मैं यहां मोलरता को मैं आपको बता दूं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए कैपिटल M यूज करते हैं प्रदर्शित करने के लिए। देखो, मोलरता इक्वल टू, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था विलय ऊपर विलय नीचे। तो ऊपर विलय आएगा हमारा सोल्यूट, मतलब विलय की ग्राम में मात्रा, सॉरी विलय का मोल अपॉन बिलियन का आयतन। कै में लेंगे आप लोग? लीटर। बात क्लियर होगी? मोलरता बराबर विलय का मोल बटे बिलियन का आयतन, किस में लेंगे आप? लीटर में। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखो, M इक्वल टू विलय के मोल W अपॉन M। मैंने भी आपको बताया, ये हमारे पास V आ जाएगा, ये हो गया लीटर में। ठीक है, पहले की तरह जैसा मैंने नॉर्मल था, मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अगर इसे ml में लिखोगे तो M इक्वल टू W अपॉन M अपॉन V, अब ml में आ जाएगा और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है ना, ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है। मैंने आपको फिर बताया था पहले लेक्चर में कि अगर डेंसिटी हमारे पास हो D इक्वल टू, तो W डैश अपॉन B मान सकते हैं। तो V बराबर W डैश अपॉन D, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको अगर आप यहाँ रखोगे तो कैपिटल M बराबर कितना हो जाएगा? W अपॉन M इंटू D अपॉन
W डैश मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1000, ये फॉर्मूला भी हो जाएगा। कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास मोलरता आ गई। फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, मेन फॉर्मूला हमारा ये वाला है। मोलरता का मतलब किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय पदार्थ के जितने मोल उपस्थित होते हैं वह क्या कहलाती है, उसकी मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूला आ गए। अब इसके बाद देखो आपने मोलरता भी पढ़ लिया, आपने नॉर्मलता भी पढ़ ली। अगर इन दोनों के बीच रिलेशन पूछे आपसे तो देखो रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, तो दोनों के फॉर्मूले लिखो आप। n इक्वल टू मैंने आपको बताया था W अपॉन E इंटू V लीटर, ये तो था इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसे। अगर ये मैं रिलेशन निकाल रहा हूं दोनों में, और जो मोलर ये नॉर्मलता है भैया, ये नॉर्मलता है और ये मोलरता है, तो m इक्वल टू कितना होता है आपका W अपॉन m इंटू V, ये भी क्या में था लीटर में। ठीक है, इक्वेशन नंबर आ गया हमारी 2। कर सकता हूं। नॉर्मलता का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था n इक्वल टू W अपॉन E इंटू V लीटर। मोलरता का फॉर्मूला बताया था m इक्वल टू W अपॉन m इंटू V लीटर। दोनों का रेशो बनाओ, तो आप इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 2 से, तो n अपॉन m इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो W अपॉन E इंटू V, m इंटू V अपॉन W। V से V कैंसिल, W से W कैंसिल, तो n अपॉन m इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, m अपॉन E, अणुभार बटे तुल्यांकी भार। इसके आगे देखो एक चीज पहले आप यहां तक लिखो, उसके आगे मैं थोड़ा सा और बता रहा हूं। आपको पता होगा तुल्यांकी भार बराबर क्या होता बेटा, अणुभार बटे संयोजकता। और भी काफी सारे फॉर्मूले हैं लेकिन आप इसे याद रखो, ठीक है ना। संयोजकता, तो तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता, मतलब अणुभार तो m है हमारे पास बटे संयोजकता। कर सकते हैं आप इसको। तुल्यांकी भार मतलब E, ये हमारे पास आ गया। E को यहां रख दो आप, तो मैं इसे थोड़ा साफ कर रहा हूं, ऊपर आपने लिख लिया हो, इसे हटा दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब आप E की वैल्यू यहां रखोगे तो नॉर्मलता बटे मोलरता, m तो आपका है ही ऐसे, E की जगह आपको इसको रखना है, तो m अपॉन संयोजकता। ओके ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो n अपॉन m इक्वल टू क्या आ गई, संयोजकता, या n इक्वल टू संयोजकता मल्टीप्लाई मोलरता। तो इससे क्या स्पष्ट होगा कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन दे रखा है तो उसके पदार्थ की संयोजकता निकालकर उसकी मोलरता अगर दे रखी है मल्टीप्लाई कर दो तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मलता में। यह आपका जो है इसका रिलेशन आ जाएगा। कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आप हमारी खत्म होगी। देखो नॉर्मलता मैंने पहले बता दिया था, मोलरता हमारी ये हो गई, दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। फिर बता रहा हूं नॉर्मलता जो थी उसमें ग्राम तुल्यांक 1 लीटर में था, इसमें मोल 1 लीटर में है, बस इतना फर्क है। तो ये चीजें हमारे पास रखनी है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा देखो इस अगली कंसंट्रेशन पर जो हमारे पास क्या है, मोललता। एक चीज मैं आपको बता दूं पहले, इस यहां पर ही हमने 2 चीजें पढ़ी, नॉर्मलिटी, एक हमने पढ़ी मोलरिटी। मतलब नॉर्मलता, और एक हमने पढ़ी मोलरता। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है क्या, तो आप याद रखेंगे इन दोनों सांद्रताओं पर ताप का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन दोनों सांद्रताओं के जो फॉर्मूले हैं उनमें वॉल्यूम है, मतलब आयतन है। और जब भी ताप की बात करते हैं तो ताप से आयतन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है रिप्रेजेंट होता है। मतलब आयतन जो है, अगर आप ताप को बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ेगा, ताप को घटाओगे तो आयतन भी घटेगा। तो इनके लिए जो है अधिकतर, क्योंकि दोनों के पास आयतन है, तो इसलिए अगर हम ताप का प्रभाव इन पर डालते हैं तो ये प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन एक फर्क है, अगर हम नॉर्मलता और मोलरता दोनों के फॉर्मूले देखो, मैंने अभी आपको लिखा है, तो दोनों के फॉर्मूले में आयतन कहाँ है, नीचे है, ठीक है, अपॉन के नीचे है, और आयतन ताप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, लेकिन आयतन नीचे है तो नॉर्मलता इसका व्युत्क्रम करेगा। तो अर्थात कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है कि अगर ताप बढ़ेगा तो नॉर्मलता या मोलरता घटेगी,
अगर ताप घटेगा तो नॉर्मलता या मोलरता क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात इतनी बात आप याद रखेंगे कि ताप का इन दोनों सांद्रताओं पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक चीज और आपसे बताते हैं, इसके आगे एक हमारे पास नई सांद्रता आती है बच्चों, वो आती है मोललता। मोललता, मोलैलिटी। देखो एक मोलरता थी, एक मोललता थी, बहुत बड़ा फर्क है इनमें। ये दोनों सांद्रताएं तब होती हैं जब विलायक मोस्टली लिक्विड फॉर्म में हो। देखो एक चीज आप याद रखो कंपटीशन के लिए भी, अगर कोई विलयन ऐसा है जिसमें उसका जो सॉल्वेंट है, विलायक है, वो लिक्विड फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली उसकी जो कंसंट्रेशन है या तो नॉर्मलता में फाइंड होगी या फिर मोलरता में फाइंड होगी। लेकिन अगर मान लो कहीं कहीं पर सॉल्वेंट जो विलायक है वो ठोस हो, सॉलिड फॉर्म में हो, तो वहां पर उसका आयतन कंसीडर ना करके उसका द्रव्यमान कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। बात समझ आ रही नहीं? ये यूं कह दीजिए जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसका आयतन से आसानी पड़ती है कि उसका द्रव्यमान को हम यूज कर लें। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में जब हमें प्रयोग करें तो वहां पर हमें कुछ ऐसे विलयन भी मिले जिसमें विलायक ठोस था, तो उसको कंसीडर करने के लिए उसके विलायक को लेना पड़ा। तो विलायक को लेने के लिए हमारे पास जो मोलरता और नॉर्मलता थी उन्होंने काम नहीं करा, इसलिए नई सांद्रता यूज करनी पड़ी जिसमें आयतन ना के द्रव्यमान ही यूज करते हैं, और उसे क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। मोललता में भी मोल यूज होता है, इसे हटा दे रहा हूं। मोललता में भी वर्ड यूज होता है, इसे भी हम जो है एम डैश कर दो से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि एम तो मोलरता होगी, इसे एम डैश कर दीजिए। इसमें भी मोल यूज होता है। मोल आपको पता है W/m, भार बटे अणुभार, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन बेटा फर्क है इसमें, इसका मतलब क्या है कि किसी विलयन के या किसी विलयन में उसके विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित, विलायक के ग्राम द्रव्यमान में या उसके द्रव्यमान में उपस्थित विलय पदार्थ के, आपकी बार विलयन नहीं लेंगे विलायक लेंगे, बस ये थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पर, कि किसी विलयन के जो विलायक है उसके द्रव्यमान में उपस्थित किसी विलय पदार्थ के जितने मोल उपस्थित होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। मोललता बराबर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, मोललता बराबर विलय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, और ये क्या में लेना पड़ता है, किलोग्राम में। ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है ना, लिख लीजिए। हाँ सही है। फिर दोबारा सुनो जरा, जो हमारे पास मोललता है, मोललता में विलयन का आयतन ना लेके विलायक का द्रव्यमान लेते हैं। ये वाली सांद्रता उस कंडीशन में, मतलब उस स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं जहां पर विलायक ठोस अवस्था में हो, क्योंकि वहां पर हम आयतन को कंसीडर नहीं कर पाते हैं। बात समझा कि नहीं? एक बात। दूसरी बात, यहां पर विलायक का द्रव्यमान केजी में लेते हैं, किलोग्राम में, तो यहां से इसकी परिभाषा क्या बनेगी, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलय पदार्थ के जितने मोल उपस्थित होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इंग्लिश में द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट इज नॉन एज ए मोलैलिटी। ये हमारे पास आ गई। इसका फॉर्मूला m डैश इक्वल टू विलय W/m अपॉन, ये क्या मान लोगे आप, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W मान लो, इसको क्या में आ रहा है, kg में। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और थोड़ा करना चाहो तो m डैश W/m इंटू कैपिटल W, और ये क्या आ गया, kg में। ये इसका फॉर्मूला हमारा आ गया मोललता का, ये जो कंसीडरेशन है। ठीक है, एक चीज और आपसे बता दूं बच्चों, इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पास आयतन नहीं है, इसके पास वॉल्यूम नहीं है। याद रखेंगे 3 सांद्रताएं जो वेरी मोस्ट सांद्रताएं हैं, नॉर्मलता, मोलरता और अब ये मोललता। फर्क क्या है, नॉर्मलता और मोलरता पर, नॉर्मलता और मोलरता पर, मतलब नॉर्मलता और मोलरता, इन पर जो है ताप का प्रभाव पड़ता है, जबकि इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास अपना वॉल्यूम है, इसके पास कोई वॉल्यूम नहीं होता। तो टेम्परेचर इसे इफेक्ट नहीं करता, बल्कि इन्हें इफेक्ट करता है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। चला आगे। अब देखो बच्चों, इससे आगे हम बात करेंगे मोल प्रभाज्य। ये नई सांद्रता है, मोल प्रभाज्य।
इसे एनसीईआरटी में मोल अंश के रूप में भी लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो मोल प्रभाज या मोल अंश ये भी एक सांद्रता है अपने नाम में, इसमें भी वॉल्यूम नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है, मोलरता नॉर्मलता की तरह नहीं है। मोल प्रभाज फ्रैक्शन मतलब बांट देना। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं एक जनरल सा उदाहरण आपको दे रहा कि इस पूरे मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन का कितना भाग है, तो रेलवे स्टेशन अपन पूरे मुरादाबाद का एरिया, तो उसका फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अर्थात किसी विलियन में फ्रैक्शन उसके कंपोनेंट का निकालते हैं, प्रभाज उसके कंपोनेंट का निकालते हैं। और मैंने आपको शुरू में बताया था विलियन के दो कंपोनेंट होते हैं, विलय प्लस विलायक, याद रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। तो विलियन में जो फ्रैक्शन करेंगे वो इसके ये कंपोनेंट करेंगे, ये घटक करेंगे। अब इसका अलग प्रभाज होगा, इसका अलग प्रभाज होगा, पूरे विलियन का प्रभाज अलग होगा, बात समझेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं कि वो ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसंट्रेशन है, मैं आपको बता दूं, पहले की तरह नहीं है। तो इसमें इसका कंपोनेंट का प्रभाज अलग, इसका अलग, ठीक है। करते कैसे हैं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको बता दूं डेफिनेशन, इसकी बात बताएंगे, पढ़ कर लेते हैं, ठीक है। मैंने मान लिया, माना विलय के मोल, विलय को छोटा मान लो, स्मॉल एन मान लो, और विलायक के मोल मैंने कैपिटल एन मान लिया। तो बेटा विलियन के मोल बताना जरा। तो विलियन के मोल बराबर विलय प्लस, क्योंकि विलियन विलय प्लस विलायक होता है, तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये तीन चीजें देखो, विलय के मोल कितने आ गए, स्मॉल एन, लेट कर लिया, मान लिया। विलायक के मोल कितने आ गए, कैपिटल एन, तो विलियन के मोल आ गए एन प्लस एन, ठीक है। अगर हम मोल प्रभाज की बात करें तो देखो कैसे निकलता है। अगर मैं पहली बात आपसे बता दूं, मोल प्रभाज को कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया एक्स, उसके सफिक्स में लिख दिया विलय, इसका मतलब है विलय का मोल प्रभाज। तो जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं, विलय का निकाले ना, तो जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोल बटे टोटल पूरे विलियन एन प्लस कैपिटल एन। यहां से आप परिभाषा उठाओगे इसकी। ऐसी में अगर विलायक का निकालूं तो कितना आ जाएगा, कैपिटल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। या अब जरा ध्यान सुनो, मोल प्रभाज हमारे पास कंसंट्रेशन है, कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। प्रभाज इसके घटकों का निकाला जाता है, विलय और विलायक का। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि विलय के मोल क्या है, स्मॉल एन, विलायक के मोल क्या है, कैपिटल एन। तो विलियन के मोल कितना हो जाएंगे, एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। एक्स से प्रदर्शित करते हैं तो एक्स के सफिक्स में विलय, इसका मतलब विलय का मोल प्रभाज। अब एक बात याद रखो, जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोल बटे टोटल मोल, मतलब पूरे विलियन के मोल। ऐसी विलायक, तो विलायक का मोल बटे टोटल मोल हमारे पास आ गया। तो परिभाषा क्या होगी कि किसी विलियन में उसके घटक, किसी विलियन में उसके किसी घटक के मोल तथा संपूर्ण विलियन के मोलों का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज। खुद से डेफिनेशन बनाओ, किसी विलियन में उसके घटक, उसके किसी भी घटक के मोल तथा उसके संपूर्ण विलियन के मोलों का जो अनुपात है वो उसके घटक क्या क्या कहलाएगा, मोल प्रभाज कहलाएगा। बात समझ आ गई। अब मन में आपके आ रहा होगा सर विलियन का मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, निकालो, चलो विलियन का भी निकल जाएगा, इसे हटा दीजिए। अब देखो विलय का मोल प्रभाज ये विलायक है, तो अगर आप निकालो विलियन बराबर, तो विलियन का मोल प्रभाज दोनों को जोड़ दो, क्योंकि विलियन विलय और विलायक के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स विलय आ जाएगा आपका, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, विलायक आ जाएगा। कर सकते हैं इतना काम, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूं, तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स विलियन, विलय के मोल प्रभाज एन अपॉन एन प्लस एन प्लस एन अपॉन एन प्लस एन, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसे हटाओ भाई, चलो आगे। यहां पर आ जाएगा विलियन, ये जोड़ो तो एन प्लस कैपिटल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। तो यहां से एक्स विलियन इक्वल टू कैंसिल हो गया, क्या आ गया अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, क्लियर भाई। बात सुनो, फ्रैक्शन किसका निकालते हैं, जो बड़ी चीज है उसके अंदर किसी उसके कंपोनेंट गए तो क्या उसमें उसका कैसे, बिलियन में बिलियन का प्रभाज क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि बिलियन में बिलियन, बिलियन बटे बिलियन एक ही हो जाएगा। याद रखेंगे बिलियन का मोल प्रभाज हमेशा 1 होता है, 1 होता है।
देखो यहाँ से एक चीज और मैं आपको बता दूं, याद रखना आप लोग, किसी भी विलयन में जब हम उसके विलय या विलायक, सोल्यूट और सॉल्वेंट का जब मोल फ्रैक्शन या मोल अंश निकालते हैं तो उनका आंसर हमेशा 1 से छोटा आना चाहिए। बहुत सारी आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करते होंगे बच्चों, गलतियां भी होती हैं न्यूमेरिकल्स में, लेकिन ये आपको खुद से प्रूफ करने का मौका भी देगा। जब भी कभी आपको मोल फ्रैक्शन या मोल अंश का कोई न्यूमेरिकल हो, उसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो आप याद रखेंगे उनका आंसर 1 से कम आना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण टोटल विलयन का जो मोल विभाजन है वो हमेशा क्या होता है 1। तो सिंपल सी बात है यार, ये छोटे तो होंगे 1 से, दोनों मिलाकर 1 होने चाहिए। बात समझ रहे नहीं? जैसे मान लो कभी कभी किसी का आंसर 0.999 आ रहा है तो दूसरा आंसर कितना है बताओ, 0.9 या 0.666 आ रहा है तो दूसरा आंसर लगभग 0.33, क्योंकि मिलकर 0.991 के बराबर हो रहा है। कभी भी इनका मोल फ्रैक्शन 2, 3, 4, 6.8, 18, 20 ऐसा करके नहीं आएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया। फिर दोबारा बता रहा हूं, आज ये हमारा चैप्टर जो सांद्रता वाला टॉपिक है कंप्लीट हो गया। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया बच्चों सांद्रता में, फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर रहा हूं। सांद्रता में किसी विलयन के इकाई आयतन में जो विलय पदार्थ की मात्रा है वही उसकी सांद्रता को डिफाइन करती है, कंसंट्रेशन को डिफाइन करती है। सबसे पहले हमने बात करी थी, मैं आपको बता दूं, प्रतिशत में सांद्रता की, जिसमें द्रव्यमान बटे द्रव्यमान आया था, द्रव्यमान बटे आयतन आया था, आयतन बटे आयतन आया था। तो उसमें ऊपर विलय नीचे विलयन, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के पदों में गुणा 100 कर देंगे, आयतन है तो ml के पदों में गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या आया था, ppm करके आया था। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन 10 लाखवें भाग में, उसके बारे में मैंने आपको बताया। 10 लाख मतलब 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद हमारा क्या आया था, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता के बारे में हम याद कर लेंगे। नॉर्मलता में आप लोग ने ग्राम तुल्यांक के बारे में डिस्कस करा था और मोलरता में मोल के बारे में डिस्कस करा था, वरना आयतन लीटर में दोनों में था, है ना। तो उसमें ग्राम तुल्यांक था, इसमें मोल था, केवल इतना सा फर्क है। दूसरी बात, आयतन दोनों में था तो मैंने आपको बताई थी एक छोटी सी बात कि नॉर्मलता और मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, जबकि मोलरता पर कोई ताप का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास आयतन नहीं होता। मोलरता कब डिफाइन करी जाती है भाई बच्चों, मैंने आपसे डिस्कस करा था, वो डिफाइन करी जाती है जब कोई हमारे पास विलायक ठोस अवस्था में हो, जब विलयन ही ठोस अवस्था में तैयार हो रहा है, क्योंकि उसमें उस स्थिति में हम लोग उसका आयतन नहीं कंसिडर कर पाते सही से, इसलिए उसका द्रव्यमान सुटेबल होता है हमारे लिए, तो हम उसका मोलरता निकाल देते हैं। उसके बाद मैंने आपसे मोल प्रभाज की बात करी। तो यहाँ तक आपकी सांद्रता कंप्लीट हो गई और आई होप, मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछते रहें और डिस्कस करते रहें और रेगुलर पढ़ाई करते रहें। मैं मानता हूं केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक आपसे हार्ड नहीं है, आप चाहें तो खुद से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमसे मॉडिफाई हो सकते हैं, हमसे गाइडेंस ले सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो विलयन में आपकी सांद्रता वाला टॉपिक आज समाप्त हो गया। आप सभी लोग इसका रिवाइज करना, एक बार इस पर न्यूमेरिकल्स करना, इनके फॉर्मूले आपको सबके फॉर्मूले मैंने बता दिए थे, उन पर न्यूमेरिकल आंक की क्वेश्चन लगाना, क्योंकि केमिस्ट्री में प्रश्न आता जरूर है, न्यूमेरिकल एक आध बोर्ड में आ जाता है। और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये नीट वीट के एग्जाम में भी आता है, तो वहां पर भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं कंसल्टेशंस। मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में और आसान तरीके से आपको इसको समझाया है, वरना किताबों में काफी चीजें जो है और भी होती हैं, उसे आप पढ़ लेंगे। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो पूछते रहेंगे। धन्यवाद।